The problem involves the concept of electrostatic force, normal reaction, equilibrium. Okay. A rigid insulated wire frame in the form of a right-angled triangle ABC is set in a vertical plane as shown in the figure. Two beads of equal masses m each and carrying the charges q1 and q2 are connected by a cord of length L and can slide without friction on the wires. Considering the case when the beads are stationary, determine the angle alpha, the tension in the cord and the normal reaction on the beads. If the cord is not cut, what are the values of the charges for which the beads continue to remain stationary? ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको एक वायर एक राइट एंगल ट्रायंगल के फ्रेम में बना दिया गया है. ठीक है, ये जो फ्रेम बना हुआ है ये वायर से बना हुआ है. ठीक है, और एक कॉर्ड है जो दो बीड्स को कनेक्ट कर रही है जिनके मासेस सेम है और चार्जेस Q1 और Q2 है और ये दोनों बीड्स स्टेशनरी है, रुकी हुई है और इस समय ये कॉर्ड इस साइड के साथ अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है. तो हमें अल्फा बताना है, हमें टेंशन बताना है कॉर्ड में और फिर हमें दोनों बीड्स पे नॉर्मल रिएक्शंस बताने हैं और फिर हमें पता लगाना है कि अगर कॉर्ड कट कर दिया जाएगा तो चार्जेस क्या होने चाहिए कि बीड कंटिन्यू करे स्टेशनरी रहने के लिए. ठीक है, अब देखो पहला की पॉइंट क्या है कि जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनाओगे, करेक्ट, तो यू डोंट नो द रिलेटिव साइन ऑफ द टू चार्जेस. यू डोंट नो द रिलेटिव साइन ऑफ द टू चार्जेस कि दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है या एक पॉजिटिव है या एक नेगेटिव है. तो इन एब्सेंस ऑफ द साइन ऑफ द टू चार्जेस एब्सोल्युटली यू कैन नॉट प्रेडिक्ट वेदर दे विल अट्रैक्ट और वेदर दे विल रिपेल. ठीक है, तो जब हम बेसिकली वी नो इन द फंडामेंटल्स वी हैव सीन कि जब आप कूलम्स लॉ के फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखते हो, केवल मैग्नीट्यूड लिखते हो, ठीक, तो हम इस कूलम्स फोर्स को लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. करेक्ट, दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज जो हम वेक्टर से पढ़ते आ रहे हैं कि मान लो एक पार्टिकल P है और तुम्हें ये नहीं मालूम इस पर फोर्स किधर लग रही है. ठीक, तो तुमने अगर इस पर राइट साइड फोर्स बना दी, किधर बना दिया, राइट साइड फोर्स बना दिया और अगर फोर्स की अलजेब्रिक साइन पॉजिटिव आती है तो इस पर जो एक्चुअल फोर्स लगेगी वो राइट साइड ही लगेगी और अगर फोर्स की साइन नेगेटिव आती है तो इस पर एक्चुअल फोर्स लेफ्ट साइड लगेगी. करेक्ट, दिस इज द फंडामेंटल वी हैव कवर्ड इन वेक्टर्स. अब मान लो दो चार्जेस है एंड वी डोंट नो द रिलेटिव साइन. ठीक है, ये Q1 है और ये Q2 है और वी डोंट नो कि इनकी रिलेटिव साइन हमें नहीं पता. करेक्ट, तो हम एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते कि अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे. ठीक है, तो आप एक मॉडल ले लो. आप मॉडल क्या ले लो, मॉडल ले लो कि मान लो ये सेम साइन की है. ठीक है, हम एक मॉडल ले लेते हैं कि देयर ऑफ सेम साइन. तो अगर आप सेम साइन मॉडल लेके करोगे तो ये रिपेल करेंगे. अब ये तुमने मॉडल लिया, जरूरी नहीं है कि वो सेम साइन की हो ना. तो अगर आप सेम साइन मॉडल लोगे तो Q2 पे ये फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगी, Q2 पे आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स राइट साइड लगेगी और Q1 पे लेफ्ट साइड लगेगी. ठीक, तो ये आपने इलेक्ट्रिक फोर्स बना दी. ठीक, अब देखो जब तुमने ये मॉडल लिया है सेम साइन मॉडल, ध्यान रखना जब तुमने सेम साइन मॉडल लिया है तो आप फोर्स जब लिखोगे इन दिस मॉडल तो आप इससे लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. डोंट पुट द मॉडुलस, गेटिंग द पॉइंट, डोंट पुट द मॉडुलस. ठीक, अब क्या होगा अगर ये सेम साइन के होंगे तो ये प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा तो तुम्हारी फोर्स की अलजेब्रिक साइन पॉजिटिव आएगी जो ये बताएगी कि तुमने जो रिपल्सिव फोर्स बनाया है एक्चुअल फोर्स उधर ही होगी. करेक्ट, और अगर ये ऑपोजिट साइन के होंगे तो तुम्हारा ये प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा. तो नेगेटिव आने का क्या मतलब हुआ कि जो एक्चुअल फोर्स है वो तुम्हारी इंडिकेटेड फोर्स के ऑपोजिट है, यानी फोर्स अट्रैक्टिव होगी. करेक्ट, तो व्हेन यू डोंट नो द रिलेटिव साइन यू कैन टेक द मॉडल ऑफ व्हाट, सेम साइन, और आप रिपल्सिव फोर्स बना लो और कूलम्स लॉ में क्या रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. अपने आप F की अलजेब्रिक साइन या तो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट Q1 Q2. अगर पॉजिटिव आई तो वो रिपेल करेंगे, नेगेटिव आई तो वो अट्रैक्ट करेंगे. गॉट इट. अब आते हैं अपनी प्रॉब्लम पे. तो से वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल लाइक दिस. ये आपका 90 डिग्री हो गया. ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है और यहाँ पे एक कॉर्ड है. ठीक, दिस इज अ कॉर्ड, दिस इज बीड P एंड दिस इज बीड Q. इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है. मास दोनों का
एम है, ठीक है। और मेरे ख्याल से हमें ये एंगल दिया है कितना, 30 डिग्री। दिस एंगल ए बी सी इज 30 डिग्री। तो देखो अगर मैं P का FBD बनाता हूँ तो P पे एक तो ये जो वायर का फ्रेम है ये नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, करेक्ट। ये दिस इज नॉर्मल फोर्स। एक इस पे क्या लगेगी, mg लगेगी वर्टिकली डाउनवर्ड ना, एक इस पे इसका वेट लगेगा mg, और एक इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी किधर, जो Q लगाएगा, Coulomb's force, electrostatic force, and by the fundamental of Coulomb's law, this force acts along the line joining the two charges. तो ये force किधर लगेगी, along the line QP, FE. और you can write FE का magnitude क्या होगा। अब देखो we don't know the relative sign, तो हमने क्या मॉडल लिया है कि हम ये ऐसा assume कर रहे हैं कि Q1 और Q2 पॉजिटिव है, जो अभी सीखा। तो अगर हम पॉजिटिव मॉडल लेके कर रहे हैं तो फोर्स हमने रिपल्सिव बनाई, और इस मॉडल के अकॉर्डिंग हम क्या फोर्स लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई L स्क्वायर, करेक्ट। वी आर नॉट पुटिंग द मॉडुलस ना, क्योंकि ये अब अगर नेगेटिव प्रोडक्ट आएगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा, जो इंडिकेट करेगा कि फोर्स इधर होगी। और क्या फोर्स लगेगी, तो एक अब इस पे स्ट्रिंग T लगाएगी, करेक्ट। तो ये आपका टेंशनल फोर्स लगेगी, ठीक है। अब मान लो यहां मैं दो एक्सेस ले लेता हूं, ठीक है। एक एक्सेस में नॉर्मल के लॉन्ग ले लिया और एक एक्सेस में नॉर्मल से परपेंडिकुलर ले लूं, लाइक दिस। और ये एंगल आपको कितना दिया है, ये एंगल अल्फा दिया है। तो इसको मैं y एक्सेस का नाम दे दे रहा हूं, इसको मैं x एक्सेस का नाम दे दे रहा हूं, ठीक है। एंड दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट। तो अब देखो t का इधर कॉम्पोनेंट क्या आएगा, t cos अल्फा, और ये क्या आएगा, t sin अल्फा, करेक्ट। अब अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, तो ये क्या आएगा, Fe cos अल्फा, और ये क्या आएगा, Fe sin अल्फा, ठीक है। और mg के क्या कंपोनेंट आएंगे, तो इधर आएगा आपका mg cos 60 और इधर आएगा mg sin 60, mg ऑफ sin 60 और इधर आएगा mg ऑफ cos 60 डिग्री। तो अब आप देखिए नेट फोर्स y एक्सिस पे कितनी आ रही है, n प्लस Fe sin अल्फा माइनस T sin अल्फा माइनस mg साइन ऑफ 60 डिग्री, करेक्ट। और क्योंकि आपकी बीड इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स y एक्सिस पे 0 होनी चाहिए। सो आई गेट n इसको 1 कह देते हैं, या ठीक है n लिखा है तो नहीं रहने दो, वहाँ पे n डैश कर देंगे, यहाँ पे हमने n लिया है ना शायद, हाँ ठीक है, तो चलो n ही रहने देते हैं। तो इसको हम कह देंगे n प्लस Fe, अब यहाँ पे साइन अल्फा इज कॉमन, तो आई कैन राइट Fe माइनस T साइन अल्फा माइनस mg साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू 0, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट। और इसी तरह नेट फोर्स आपकी x एक्सिस पे भी 0 आएगी, तो x एक्सिस हमने ऊपर पॉजिटिव लिया, सो आई गेट T cos अल्फा इज इक्वल टू Fe cos अल्फा प्लस mg साइन cos 60। तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी T cos अल्फा माइनस Fe cos अल्फा माइनस mg cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 0। सो व्हाट विल गेट, इसको अगर हम लिख दे, यहाँ पे हमने Fe माइनस टी लिखा है, तो Fe माइनस टी cos अल्फा ये इधर चला जाएगा, इस माइनस mg cos ऑफ 60 डिग्री, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये आपकी दो इक्वेशन आ गई, किसकी, फ्रॉम द FBD ऑफ बीट P, फ्रॉम द FBD ऑफ बीट P। एक ही इक्वेशन आ गई और एक ही इक्वेशन आ गई, ठीक। अब अगर आप FBD बनाते हो बीट Q का, तो Q पे क्या क्या फोर्सेस लगेगी, तो Q पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, जो ये वायर लगाएगा, इसको एन डैश क्या देते हैं। एक इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, वो तो mg है। टेंशनल फोर्स T लगेगी, ये तो T सेम होगा, एज्यूमिंग कॉर्ड इज मासलेस, ठीक। और एक आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, बाय न्यूटन थर्ड लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट, तो ये आपकी Fe लगेगी, करेक्ट। अब यहाँ पे अगर मैं दो एक्सेस ले लूँ, अगेन लाइक एक एक्सेस में ले लूँ से एन डैश के लॉन्ग और एक एक्सेस में ले लूँ ट्राइंगल के वायर के सरफेस के लॉन्ग, से ये x ले लूँ,
ये वाई ले लेता हूँ। अब देखिए ये अल्फ़ा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस अल्फ़ा होगा, ये पूरा 90 डिग्री होगा, ठीक। ये 90 माइनस अल्फ़ा होगा तो ये अल्फ़ा होगा और ये अल्फ़ा होगा, तो इधर क्या आ गया एफ ई कॉस अल्फ़ा और इधर क्या आएगा एफ ई साइन अल्फ़ा। ये क्या आएगा टी कॉस अल्फ़ा और ये क्या आएगा टी साइन अल्फ़ा। एंड दिस इज़ योर एम जी, ठीक। ये 30 डिग्री है, ये 90 है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक। तो ये कितना आएगा 30 डिग्री, तो ये 60 डिग्री आएगा, तो ये क्या आ जाएगा एम जी कॉस ऑफ 60 डिग्री एंड दिस इज एम जी साइन ऑफ 60 डिग्री, करेक्ट। अब अगर हम इसके पे भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा दें तो व्हाट आई विल गेट, तो नेट फोर्स एक्स पे 0 होनी चाहिए, तो आई विल गेट इधर है एफ ई साइन अल्फा प्लस एम जी साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस टी साइन अल्फा will be equal to 0. So I'll get what Fe minus T sin alpha is minus mg sin of 60 degree. Let it be equation number 3, ठीक है। और अगर हम y axis पे net force 0 कर दे, so I'll get n dash plus Fe cos alpha, right, minus mg cos 60 minus T cos alpha is equal to 0. Let it be equation number 4, ठीक। तो अब हमारी डायनेमिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक का कंसेप्ट हो गया। अब हमारी मैथमेटिकल स्किल है। वी गॉट 4 इक्वेशंस, करेक्ट। हमें 4 इक्वेशन मिल गई। चलिए अब सबसे पहले मेरे को अल्फा निकालना है, तो लेट्स सी हाउ वी कैन फाइंड अल्फा। तो अगर आप चारों इक्वेशन को देखो तो इक्वेशन 1 में n है, इक्वेशन 2 में एफ ई टी और एम जी है, इक्वेशन 3 में एफ ई टी और एम जी है और इक्वेशन 4 में एन डैश है और टी है। तो इफ़ यू यूज़ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 ना, और एफ ई माइनस टी कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 4 से डिवाइड कर दूँ, इक्वेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 4, सो व्हाट आई विल गेट एफ ई माइनस टी साइन अल्फा डिवाइडेड बाई एफ ई माइनस टी कॉस अल्फा इज व्हाट माइनस एम जी साइन ऑफ 60 डिग्री बाई माइनस एम जी कॉस ऑफ 60 डिग्री। अब ये देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो साइन बाई कॉस 10 और उधर साइन बाई कॉस 10, तो आपकी इक्वेशन आ गई tan अल्फा इज इक्वल टू tan ऑफ 60 डिग्री। तो देयरफॉर अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। ये आपका पहला आंसर आ गया, पार्ट ए का आंसर आ गया जो अल्फा पूछा था। तो इक्विलिब्रियम में जब दोनों बीट्स स्टेशनरी है तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, ठीक। अब पार्ट बी में हमसे क्या पूछा था, द टेंशन इन द कॉर्ड। अब आपको टी पता लगाना है, राइट। तो अगर अपने को टी पता लगाना है और अल्फा आ गया है और एफ ई हमें मालूम ही है, तो टी के लिए आप चाहे इक्वेशन नंबर 2 का यूज कर लो या इक्वेशन नंबर 3 का यूज कर लो, दोनों से टी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो से यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 का यूज कर रहा हूं तो आई विल गेट एफ ई माइनस टी इज इक्वल टू माइनस एम जी कॉस ऑफ 60 डिग्री बाई कॉस ऑफ अल्फा, और अल्फा कितना है, अल्फा भी आ गया 60 डिग्री, तो ये कॉस 60 हो गया, ये कॉस 60 डिग्री हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, करेक्ट। तो यू विल गेट द इक्वेशन एफ ई माइनस टी इज इक्वल टू व्हाट माइनस एम जी, तो देयरफॉर टी विल बी इक्वल टू व्हाट एफ ई प्लस एम जी, और एफ ई की वैल्यू कितनी आई थी कूलम्स कांस्टेंट Q1 Q2 बाई एल स्क्वायर प्लस एम जी। तो ये आपका टेंशन आ गया स्ट्रिंग में, दैट इज द आंसर टू योर पार्ट बी, ठीक। ये आपका पार्ट बी का आंसर आ गया, द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब पार्ट सी में पूछ रहा है व्हाट आर द नॉर्मल रिएक्शंस। आपको दोनों नॉर्मल रिएक्शंस बताने हैं, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शंस आप कैसे बताओगे, यानी एन और एन डैश बताना है। तो इसके लिए आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 का यूज कीजिए। तो इक्वेशन 1 का अगर मैं यूज करूं, सो बाई इक्वेशन 1 व्हाट आई विल गेट, तो इक्वेशन 1 में आपका आ जाएगा n इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा राइट हैंड साइड पे, और अल्फा को 60 डिग्री रख दीजिए, तो यू कैन टेक साइन 60, या पहले मैं पूरा लिख दे रहा हूँ। सो आई विल गेट n इज इक्वल टू माइनस एफ ई माइनस टी साइन अल्फा प्लस
mg sine of 60 degree, correct? And alpha is already 60 degree which we have found in part 1. तो n आपका हो जाएगा sin of 60, आप ले लो कॉमन, ये भी sin 60, ये भी sin 60, you'll get mg minus fe and minus of minus will be plus t, correct? ये आपका n की वैल्यू आ जाएगी. तो n is sin 60, we know is root 3/2 mg and fe is k q1 q2 by l square and what is t? k q1 q2 by l square plus mg. तो ये कैंसिल आउट हो गया. तो n आ गया आपका कितना? रूट 3 टू mg. दिस इज द वैल्यू ऑफ n. ठीक. नो लेट्स सी. अब हमें बीट क्यू पे नॉर्मल रिएक्शन पता लगाना है, यानी अब हमें n डैश पता लगाना है. तो n डैश के लिए लेट अस यूज इक्वेशन 4. तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 आई विल गेट व्हाट? n dash is equal to t cos alpha plus mg cos of 60 degree minus fe cos of alpha, and already in part A we have found alpha is 60 degree. तो cos 60 आप ले सकते हो कॉमन. So we'll get t plus mg minus fe. अब आप t की वैल्यू रख दो. cos 60 is half, ठीक है, और t की वैल्यू क्या होगी? तो t हमारा क्या आया था? fe plus mg. So I'll get fe plus mg minus fe. तो ये आपका fe कैंसिल आउट हो गया. तो n डैश कितना आ गया? 2mg/2 यानी mg. तो ये आपकी n डैश की वैल्यू आ गई. ठीक. तो आपके दोनों नॉर्मल रिएक्शंस आ गए दोनों बीट्स पे. n की वैल्यू कितनी आ रही है? रूट 3mg. और n डैश कितना आ गया? mg. करेक्ट. अब आगे पूछ रहा है कि अगर आप कॉर्ड को कट कर दो और बीट्स को स्टेशनरी रहना है, कॉर्ड कट कर दिया और तब भी बीट्स को वहीं रुके रहना है, तो उन पे चार्जेस क्या होने चाहिए? ठीक. तो अभी हमने देखा था कि t की वैल्यू आई थी k कूलम्स कांस्टेंट q1 q2 बाई एल स्क्वायर प्लस mg. अब देखो अगर कॉर्ड को आप कट कर दोगे, इफ द कॉर्ड इज कट, तो t 0 हो जाएगा. तो अगर इस इक्वेशन में हम t 0 रख दें तो व्हाट आई विल गेट? सो विल गेट k q1 q2 बाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस mg. तो q1 q2 का प्रोडक्ट आ जाना चाहिए माइनस mg एल स्क्वायर बाई k ऑफ कोर्स इज द कूलम्स कांस्टेंट, और k की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो q1 q2 आना चाहिए माइनस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg एल स्क्वायर. ये आंसर आ गया. ठीक. तो अगर आप कॉर्ड कट कर देते हो, देखो अब यहाँ पे दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन और mg एल स्क्वायर ये कभी नेगेटिव नहीं होगा. तो ये पक्का है, ये RHS नेगेटिव होगा. तो अगर आप कॉर्ड कट कर देते हो और उस तब भी दोनों बीट्स रुके रहनी है, दोनों स्टेशनरी रहनी है, तो ये पक्का है कि दोनों चार्जेस ऑपोजिट साइन के होने चाहिए, उनके बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए. ठीक. और उनका प्रोडक्ट इसके इक्वल होना चाहिए. ठीक है. तो ये आपकी कंप्लीट प्रॉब्लम हो गई. ठीक है. और इस प्रॉब्लम में एज आई टोल्ड यू कि कूलम्स लॉ का यूज केवल एक लाइन का है कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनाना. बाकी जो मेजर एप्लीकेशंस हैं इसमें वो न्यूटन्स लॉ के है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का है, इक्विलिब्रियम का है और कंपोनेंट्स लेने का है. गॉट इट?